इससे पहले हम लोग पढ़े थे वर्ब के बारे में कि द वर्ड विच चूज द एक्शन और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, कि वह वर्ड जिससे किसी काम का करना या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। और जितना भी एक्शन वर्ड है दे आर मेन वर्ब एंड दे आर एक्शन वर्ब। जितना भी मेन वर्ब है आपका रीड, प्ले, राइट, लाफ, सिंग, अंडरस्टैंड, बिलीव, होप, जंप, स्किप, वीप, ये सारा का सारा वर्ब एक्शन वर्ब है। और बीइंग होना, जितना भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब है, ये हो जाएगा आपका डूइंग, ये बीइंग समथिंग, ये होने वाला वर्ब है। देखिए हमारे हाथ में दो पेन है, या एक में पेन है, एक में मार्कर का इंक है। बिल्कुल इसी तरह वर्ब भी एक एक्शन को बताता है, एक बीइंग समथिंग को बताता है। बस इतना ही याद रखना है, इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो। एक एक्शन को, दूसरा बीइंग समथिंग को बताता है। फिर एक्शन वर्ड मेन वर्ब कहलाता है। इट मीन्स जो वर्ब बड़ा वर्ब होता है उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि बड़े इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेन इंजन कहते हैं, और छोटे इंजन को हम लोग हेल्पिंग इंजन कहते हैं। छोटे इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग इंजन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह बड़े वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं और छोटे वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। The helping verb is known as being and action verb. It means बड़ा वर्ब जो है मेन वर्ब is known as action verb. तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उस सबसे पहले आता है वर्ब को दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा था। प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं, उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब, और अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग फुल वर्ब। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि मेन वर्ब क्या है, फिर उसको आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो चलिए लिखेंगे आप लोग प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। और ये क्या करता है, बड़ा वर्ब जो भी होता है वह उस सेंटेंस का बेस बनाता है, वह उस सेंटेंस का एकदम बेस तैयार करता है। अर्थात उसके बिना वो सेंटेंस ही नहीं है, कि the verb which is the base of a sentence. The verb which is the base of a sentence is called principal verb. The verb which is the base of a sentence is called principal verb. वह verb जो किसी सेंटेंस का बेस हो, वह वर्ब जो किसी सेंटेंस का बेस हो, बेस मीन्स आधार हो, सेंटेंस का बेस हो, उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। कि वह जो किसी सेंटेंस का बेस हो, बेस मीन्स आधार हो, उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और होता क्या है, बेस जल्दी दिखता नहीं है, ये भी याद रखेंगे, वो हिडन होता है, लेकिन उसके बगैर काम नहीं चलता है। बिल्कुल उसी तरह इस वर्ब के बगैर, इट मीन्स मेन वर्ब के बगैर किसी भी सेंटेंस का काम चलने वाला नहीं है, कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं।
लेकिन लोग उस बेस को याद नहीं करते हैं, लोग उस बेस को याद नहीं करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पहले एक सेंटेंस देखें। ये एग्जाम्पल में पहले हम वर्ब को ही लिख दे रहे हैं, जैसे रीड, राइट, टीच, प्ले, सिंग, लाफ, वीप, गो, फ्लाई, जंप, etc। अगर कोई आपसे पूछे कि मेन वर्ब का एग्जाम्पल दो भाई, तो एकदम आसान है, बोल देंगे रीड, राइट, प्ले, टीच, सिंग, जंप, वीप, गो, फ्लाई। ये सब क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन ये मेन वर्ब है कैसे? ये बड़ा इंजन है कैसे? किसी भी सेंटेंस का ये बेस कैसे बनेगा? क्या इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनेगा? मेन वर्ब के बगैर, इट मींस वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मैंने कल ही बताया था कि बिना इंजन का कोई गाड़ी आज तक नहीं चला है। चला है क्या? नहीं चला है। बिल्कुल उसी तरह बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। और जैसे ही बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है, बिल्कुल उसी तरह बिना बेस का कुछ भी नहीं बनता है। नहीं आपकी जिंदगी बन पाएगी, नहीं सेंटेंस बन पाएगा बिना बेस का। इट मीन्स जो वर्ब किसी सेंटेंस का बेस बनाता है वही वर्ब क्या कहलाता है? मेन वर्ब। तो वो बेस बनाने वाला वर्ब, इट मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब या मेन वर्ब कौन है? रीड, राइट, टीच, प्ले, सिंग, लाफ, वीप, गो, फ्लाई, जंप, etc। ये सब मेन वर्ब है। अब सेंटेंस हम लोग इसको देखते हैं। He reads a book। हम ही की जगह पर क्या करते हैं? यू लिख देते हैं। यू रीड अ बुक। ये तो सब्जेक्ट हो गया भाई। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में कुछ कहते हैं या जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अर्थात कोई नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। इसको तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। और जिसके बारे में कुछ कहते हैं, जिसके बारे या विषय में कुछ कहते हैं, अबाउट समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और वह कोई काम करे तो पढ़ने का काम कौन करता है? यू करता है, इसलिए यू हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए ए बुक, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी जानते हैं ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन प्रोनाउन बनता है। ये यहाँ का ऑब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इतना तो कंफर्म है। और ये रीड क्या बन रहा है? वर्ब है ये। और कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। अब आप कहेंगे सर रीड कैसे मेन वर्ब है? कैसे मेन वर्ब में ये कैसे बेस बना रहा है? इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा। बेस होने का मतलब है अगर वहां से सब कुछ को हटा दिया जाए तो फिर भी वो स्थिर रहता है और वो एक नया चीज बना सकता है। पूरी की पूरी ताकत वहां अवेलेबल होती है उस सेंटेंस को बनाने का। अगर इसमें से ये बुक को कुछ देर के लिए अगर हम मिटा दें तब भी ये सेंटेंस सही है या नहीं है? यू रीड आप पढ़ते हो, इसमें से यू को भी हटा दें, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तब भी एक सेंटेंस बन रहा है। रीड, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, क्या बैठ रहे हो इधर उधर कर रहे हो? पढ़ो। तो ये तब भी एक सेंटेंस बना रहा है। ये सर नो, तो बताइए बेस का काम कर रहा है ना? मेन काम कर रहा है ना? यस सर। ये देखिए इसको हम फिर से लिख रहे हैं। यू रीड अ बुक, यू रीड अ बुक। अब देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट है ही, अ बुक ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन इस बीच में से क्या करते हैं? रीड को हटा देते हैं। चलो भाई रीड गायब हो गया, वही वही रीड गया, कहाँ मेरा देखने के लिए। अब बताओ ये सेंटेंस है? यू बुक, आप किताब हो, नहीं हो भाई, किताब नहीं हो, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो बताओ रीड मेन काम कर रहा था ना सेंटेंस का, रीड बेस हुआ नहीं हुआ? अर्थात कोई मकान बनता है, उस मकान में से नींव वाले ईंट को हटा दो, मकान रहेगा? गया काम से। तो बिल्कुल उसी तरह किसी सेंटेंस का जो वर्ब बेस होता है, उसी बेस वाले वर्ब को कौन सा वर्ब कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं। उसी क्या कहते हैं? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर रीड आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। लेकिन एक बात मुझे ताजमहल की बात याद आती है कि भाई ताजमहल को
सब बड़े गौर से देखते हैं, वो प्रेम का प्रतीक है सब लोग। लेकिन मैं आज तक ताजमहल के बारे में सोचता ही नहीं हूं। मुझे प्रिंसिपल भर बहुत बताता है। जब जब मैं प्रिंसिपल भर पढ़ाता हूं या पढ़ता हूं, किसी सेंटेंस को देखता हूं या इंग्लिश का एक भी सेंटेंस पढ़ लेता हूं, तो मुझे बस ताजमहल की बात याद आती है, लेकिन ताजमहल याद नहीं। जानते क्यों? क्यों कि लोग ताजमहल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ताजमहल में जो बेस बना हुआ, ताजमहल को बड़ा करने वाला जो बेस है, उसकी नींव है, उसको किसी ने नहीं देखा है। वो दिखाई नहीं देता किसी को, उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो लेकिन उसी बेस पे सब कुछ टिका हुआ है। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल वहां से मैसेज में अपने आप में लिया कि भाई अगर बनना है ना, कुछ बनना है कुछ, तो ताजमहल का ऊपर वाला हिस्सा नहीं बनना कि लोग देख करके केवल वाहवाही कर दे। अगर बनना है तो हमेशा बेस बनना कि आपके बगैर कुछ चले ही नहीं काम, और लोग फिर देखो आपको करेंगे भाई सलाम। ठीक है, हमेशा जब बेस बन जाओगे ना, लोग हमेशा सलाम करेंगे आपको। लेकिन याद रखना, बेस को लोग न पहचानते हैं न जानते हैं, लोग कम ध्यान देते हैं। लेकिन आजकल तो जब ठेंगा दिखा देता है ना, अगर हमको इतना लाइक मिल गया, ठेंगा दिखा दिया तो कहता है हमको लाइक मिल गया। और ये ठेंगा पहले था का किसी को ठगना, ललचाना, मूर्ख बना देना, ललना। आज वो ठेंगा के धारे हमको लाइक मिल गया, फेसबुक पर फलना लाइक, इतना लाइक, उतना लाइक। तो भाई ठीक है, देख लिए, ये भी जरूरी है आजकल के समय में। लेकिन बेस बनने की कोशिश करना। आप जिस फैमिली में हो, आप चाहो सारी जवाबदेही को अपने कंधे पर ले लो और उस परिवार का बेस बन जाओ, और आपके माँ बाप आप पर गर्व करे कि बेटा हो तो मेरा। पड़ोसी भी अपने बेटे को कहे कि बेटा हो उसके जैसा। लेकिन आप जैसे ही घर में घुस जाते हो, प्रवेश करते हो दरवाजे पर, तो माँ बाप का टेंशन बढ़ जाता है, आ गया पकड़, नालायक आ गया, अभी क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना, ये मेन वर्ब कहता है कि भाई आपकी बड़ाई या बुराई जो कुछ हो, या कोई देखे या ना देखे, लेकिन काम ईमानदारी से करना और बेस बन के रहना, और हमेशा आपका नाम होगा और आप ही पर पूरी दुनिया टिकी रहेगी। लेकिन अहंकार मत करना। जब बेस बन जाओगे तो ये भी याद रखना, अहंकार मत करना। ये मत कहना कि हम वहीं टिका हुआ। तो उस बेस को उजाड़ने के लिए नीचे से पानी का बाढ़ आएगा तो ताजमहल से उखाड़ के देगा। अहंकार नहीं। तो ये मेन वर्ब हो गया किसी सेंटेंस में। जो वर्ब उस सेंटेंस का बेस बनाता है उसे वो क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या एक ही वर्ब होता है किसी सेंटेंस में? और मैं इस तरह से लिख रहा हूं, जैसे he is playing लूडो, वो लूडो खेल रहा है। यहाँ इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। मैंने बताया था वर्ब को पढ़ाते समय इससे पहले की क्लास में कि जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब रहेगा तो सब्जेक्ट के बगल वाला हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद जो है मेन वर्ब होगा। माइक ऑफ रखेंगे आप लोग। सब्जेक्ट के बगल में मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। और ये भी मैं बताया था कि जब छोटा इंजन बड़ा इंजन दोनों रहेगा तो पहले वाला हेल्पिंग होगा, छोटा इंजन कहलाएगा। अब जब दो एक्शन वर्ब एक साथ आ जाएगा, यहाँ पर एक बीइंग वर्ब है, बीइंग समथिंग वाला, और एक एक्शन वर्ब है, इसलिए एक्शन वर्ब मेन कहलाया। और यही मेन बेस बना रहा है सेंटेंस का। दूसरा है ये बीइंग वर्ब जो है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। इट मींस जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब दिखे, पहला वाला अगर बीइंग समथिंग हो ना, होने वाला वर्ब हो, कुछ एग्जिस्टेंस को बताए, तो हेल्पिंग, और एक्शन वर्ब जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाएगा, जब किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाएगा, तब वह पहला वाला मेन ही कहलाएगा। अर्थात किसी सेंटेंस में दो वर्ब आएगा, जैसे यहां देखिए हम लिख रहे हैं She wants to speak, वो बोलना चाहती है। आगे हम ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं, She wants to speak English, वो इंग्लिश बोलना चाहती है। यहाँ सी तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ wants ये भी एक्शन वर्ब है, मेंटल वर्ब,
और स्पीक भी एक्शन वर्ब है, दोनों एक्शन वर्ब है। अब जब दोनों एक्शन वर्ब है तो इसमें कौन मेन वर्ब बनेगा? तो पहले वाला मेन वर्ब बनेगा, ये बात याद रखना। जिस सेंटेंस में दो एक्शन वर्ब तो पहला वाला मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में दो वर्ब और पहला वाला बीइंग समथिंग और दूसरा वाला एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब भी मेन वर्ब कहलाएगा। कंफर्म हो गया? और ये हमेशा याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब मेन कहलाएगा। यहाँ रीड हो गया, यहाँ प्लेइंग हो गया, यहाँ वांट्स हो गया। अगर तीन वर्ब भी और किसी सेंटेंस में रहेगा तो वह हमेशा लास्ट वाला याद रखिएगा, लास्ट वाला मेन वर्ब कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में तीन वर्ब चार वर्ब लगा रहे, लास्ट वाला कौन सा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। मैं लिख रहा हूं जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for 2 hours. I have been teaching English for 2 hours. मैं इंग्लिश 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। यहाँ देखिए हैव भी वर्ब, बीन भी वर्ब, टीचिंग भी वर्ब, 3 वर्ब आ गया। तो इसमें टीचिंग वर्ब लास्ट में आ रहा है, ये टीचिंग इस सेंटेंस का बेस बनाएगा और यही मेन वर्ब का है, क्योंकि इसी वर्ब पर पूरा का पूरा इंग्लिश इस सेंटेंस का मीनिंग छिपा हुआ है। इस तरह से ये हमेशा याद रखेंगे, वो वर्ड जो किसी सेंटेंस का बेस बनावे, वो वर्ड जो किसी सेंटेंस का बेस बनावे उसे मेन वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और एग्जांपल देखिए आप लोग, मैं यहां लिख रहा हूं हीरा जंप्स, हीरा जंप्स, हीरा कूदता है। तो यहाँ इसमें कौन होगा वर्ब? मेन वर्ब। जंप्स हो जाएगा मेन वर्ब, जंप्स हो जाएगा मेन वर्ब। सी या शीला वीप्स, शीला रोती है, यहाँ वीप्स हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस और देखेंगे, तीसरा सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, यहाँ फ्लाई हो जाएगा मेन वर्ब। चौथा सेंटेंस, ये अगला सेंटेंस देखते हैं, ईसा फ्लाइज अ काइट, यहाँ फ्लाई हो जाएगा मेन वर्ब, यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ईसा पतंग को उड़ाती है। इस प्रकार से यहाँ फ्लाई, फ्लाइज, वीप्स, जंप्स, ये आपका क्या बन रहा है? मेन वर्ब बन रहा है। लेकिन गौर से अगर इन सारे सेंटेंस को आप देखेंगे तो एक चीज मिलेगा, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। देखिए यू रीड, आप पढ़ते हो, आगे देखो कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या पढ़ते हो भाई? बुक पढ़ते हो। यहाँ एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले के लिए अगर सोचेंगे, अगर आपको कह दें यू रीड या आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, तो सर आप क्या पढ़ते हो? इट मीन्स कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे रीड वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए हम इस बुक को मिटा भी दें अगर, तब भी इस रीड को ऑब्जेक्ट की जरूरत है इस सेंटेंस को पूरा समझने के लिए। यू रीड, आप पढ़ते हो, लेकिन मन में चल रहा है सवाल कि क्या पढ़ते हो, इसका मीनिंग समझने के लिए आगे और स्टोरी, एक कहानी पढ़ते हैं, कुछ तो चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब को। ही इज प्लेइंग कह के चुप हो गए, वह खेल रहा है, तो फिर सवाल अपने जेहन में क्रिएट हो जाता है कि भाई क्या खेल रहा है, कुछ तो आगे चाहिए, लूडो, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कुछ तो चाहिए ना। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्लेइंग को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। प्लेइंग को किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सी वांट्स, वह चाहती है, सी वांट्स वह चाहती है, तो फिर इसको भी जरूरत है ऑब्जेक्ट की। भले आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आगे प्रश्न आता है, वह चाहती है, कुछ तो चाहती है। सी वांट्स अ पेन, वह कलम चाहती। सी वांट्स अ कॉपी, सी वांट्स अ मोबाइल, सी वांट्स अ बुक, कुछ तो चाहिए उसके मीनिंग को समझने के लिए।
इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ब आ रहा है हमारे सामने जिसके लिए हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां देखिए बिल्कुल उसी तरह टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिर सवाल आता है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए कि क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, कुछ तो पढ़ा रहा हूं भाई, कुछ तो पढ़ा रहा हूं। आगे इस टीचिंग को भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहां देखिए आप, हीरा जंप्स, हीरा कूदता है, हीरा कूदता है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया, हीरा कूदता है, छलांग मारता है। शीला विप्स, वो रोती है, मीनिंग कंप्लीट है ना। प्रश्न आता है शीला विप्स, वो शीला रोती है, समझ गए ना इसके मीनिंग को। शीला रोती है भाई, किस लिए रोती है वो अलग बात है, लेकिन शीला विप्स, हाँ बात कंप्लीट है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, क्या करती है, उड़ती है, मीनिंग समझ में आ रहा है ना। कुछ प्रश्न आ रहा है लेकिन इसमें सोच के देखिए, यू रीड, पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, तुरंत तुरंत क्या से आता है, तुरंत क्या से आता है क्वेश्चन। बिल्कुल उसी तरह बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो क्या उड़ती है कुछ पता ही नहीं, क्या उड़ती है कुछ नहीं, मीनिंग समझ गए तो छोड़ो, उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ गई। लेकिन यहाँ ईसा फ्लाइज, ईसा उड़ाती है। अब ईसा फ्लाइज में ईसा उड़ती नहीं है, ईसा फ्लाइज, ईसा उड़ाती है। तो तुरंत जब उड़ती है कहे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मीनिंग को। लेकिन वर्ड वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिए बोलने में भाव को, ईसा उड़ाती है, तो फिर सवाल मन में आ जाता है कि क्या उड़ाती है। फिर इसको चाहिए क्या, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मेन वर्ब तो है, लेकिन मेन वर्ब दो तरह से काम कर रहा है। एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्ट वाला, एक बिना ऑब्जेक्ट वाला, एक ऑब्जेक्ट वाला, एक बिना ऑब्जेक्ट वाला। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट वाला और एक बिना ऑब्जेक्ट वाला। तो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो बात सीधी सी है, जैसे अगर हम कह दिए वह मारता है, वह मारता है, तो मारता है तो किसको मारता है, सवाल आता है ना, मारने के लिए कोई चाहिए ना गे। वह पीटता है तो किसको पीटता है, पीटने वाला कोई चाहिए ना गे। एक तो पीट रहा है, दूसरा कुछ चाहिए पीटने के लिए, दोनों बात होती है ना, लिखने दोनों बात। अरे भाई ऐसे समझो केवल दूल्हा है दुल्हन नहीं है तो शादी होगी नहीं होगी, तो वहां एक दुल्हन भी चाहिए, या दुल्हन है और दूल्हा नहीं है तो वहां दूल्हा चाहिए। तो दो बिल्कुल वही बात आ रही है, हंस रहे हो, शादी की बात आते ही एकदम खुशी आ जाती है। अरे बाल विवाह नहीं करना है, लिखिए जल्दी, उतार लिया आप लोग, बाद में क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग या पूछिए। पहला वाला वांट्स है मेन वर्ब, इसमें वांट्स है मेन वर्ब। तो पहला वाला होगा मेन वर्ब, जल्दी उतारिए। जब एक हेल्पिंग रहेगा, एक्शन को बताएगा, और एक बीइंग समथिंग को बताएगा, तब होगा पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाला मेन वर्ब। लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन वर्ब रहेगा, दो एक्शन वर्ब रहेगा, तो पहला वाला होगा मेन वर्ब, दूसरा वो इनफिनाइट वर्ब हो जाएगा। तो बोलिए, तो पहला वाला भी होगा, बिल्कुल उसमें भी वही होगा, पहला वाला मेन वर्ब हो जाएगा, पहला वाला मेन वर्ब हो जाएगा, और बाकी इनफिनाइट वर्ब हो जाएगा। तीन वर्ब रहे, चार वर्ब रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो कोई सेंटेंस आपके पास है तो बोलिए। कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ भी होगा तो एक ही होगा मेन वर्ब, कई बार मैंने बता दिया। चलिए इसके बाद लिखिए, देयर आर टू types of there are two types of main verb. There are two types of main verb. पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक का मतलब होता है, सो मतलब होता है साथ, सो मतलब होता है साथ। जिस वर्ब के साथ, जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वही है ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे हैविंग एन ऑब्जेक्ट, हैविंग एन ऑब्जेक्ट। और इसमें हैविंग नो ऑब्जेक्ट, हैविंग नो ऑब्जेक्ट, having an object, having no object। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, the principal verb having an object is called transitive verb। The principal verb having an object is called transitive verb। वह प्रिंसिपल वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, और प्रिंसिपल वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट मीन्स ऐसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं लगाने पर उस वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं, उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो पाता है, तो वही क्या कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखेंगे सी रीड्स अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ रीड्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस रीड्स बोलने सी रीड्स वह पढ़ती है, ऑटोमेटिक माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या पढ़ती, अर्थात रीड को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है स्टोरी, इसलिए ये रीड्स क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे आई काउंट, आई
काउट, आई काउट, मैंने पकड़ा, तो क्या पकड़ा, कुछ तो पकड़ा, और स्नेक। इस काउट वर्ड को, इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और स्नेक यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये काउट क्या हो गया, मेन वर्ब बन गया, और मेन वर्ब तो है ही, और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बिल्कुल इसी तरह ही कट, उसने काटा, ही कट, उसने काटा, भाई क्या काटा, और ट्री, एक पेड़ को काटा, कुछ भी आप डालो, लेकिन इसमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं, यहाँ पर कट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या लगा रहता है, ऑब्जेक्ट ही लगा रहता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या लगा रहता है, ऑब्जेक्ट लगा रहता है। ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब कभी नहीं तैयार होगा। अनुभव हो गया। और अब सवाल ये भी आता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब तो समझ के लिए हम इसलिए पढ़ते हैं, वो तो बता ही दिए, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं, और इसका दूसरा पार्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं ये, हाँ इसके बगैर, हाँ तो ट्रांजिटिव के बगैर सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस तो पूरा हो जाता है, सेंटेंस तो पूरा हो जाता है, उसका मीनिंग आपके पास क्लियर नहीं होता, आप नहीं समझ पाते हो मीनिंग की आगे कहना क्या चाह रहा है, पढ़ना क्या चाह रहा है, पढ़ना क्या चाह रहा है, लेकिन सेंटेंस तो पूरा होता है। इसमें बोलिए आप, इस सेंटेंस को आप बताइए, ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसको आप कहिए अधूरे है सेंटेंस ये, माई मदर लव, ये सेंटेंस अधूरा है या पूरा है, ये सेंटेंस तो पूरा है ना, माई मदर लव, मेरी माँ हंसती है, सेंटेंस तो पूरा है, चलो बताओ मीनिंग तो कंप्लीट है, तो कहाँ इनकम्प्लीट मीनिंग है, फिर भी सवाल बच गया ना कि हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते क्यों हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या जरूरत है इसमें ऑब्जेक्ट कभी लगेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। She arrives, आप ये पूरा लिख दिए, बताइए वह पहुंची, या सी अराइव, वह पहुंची, सेंटेंस पूरा है इसमें, सेंटेंस तो पूरा है, क्या ऑब्जेक्ट लगाइएगा, क्या पटना लगाइएगा, स्कूल लगाइएगा, तो वो जगह जगह का नाम की कहाँ पहुंची, नहीं होगा। तो फिर भी सवाल तो बच गया ना कि आप क्यों पढ़ते हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। आज का ये सवाल रहा आप लोगों को, या तो आप कमेंट में बताना, या कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं। आज तो मैंने इतना तक पढ़ा दिया, आज तो मैंने इतना तक बताया, इसका आंसर आप क्यों पढ़ते हैं या तो कमेंट में लिख के भेज देना, या कल की क्लास में बताना। मैं तो आप लोगों को ये सवाल दिया कि आप लोग इसका आंसर ढूंढो, आप लोग खुद से रिप्लाई दो, मैं दूंगा जवाब, मैं पढ़ाने से पहले ही जवाब दूंगा कि क्यों पढ़ते हो। और इसको समझने के लिए शायद कोई वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे, हाँ तो ठीक है, टेंस या वॉइस पढ़े होंगे, तो उसमें पता चलेगा, वहां पर पता चलेगा जाकर के कि वॉइस ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों पढ़ते। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दिया, फिर भी आप पता करना और कमेंट में बताना। तो ये रहा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इट मींस वो वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो,
उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द प्रिंसिपल वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सी रीड्स अ स्टोरी, वह स्टोरी पढ़ती है, रीड्स के बाद एक यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए ये रीड्स क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। आई काउट स्नेक, मैंने एक सांप को पकड़ा, यहाँ काउट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है स्नेक। ही कट अ ट्री, उसने पेड़ काटा, यहाँ कट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कैसे हम समझेंगे कि ये स्टोरी और स्नेक और ट्रीज ये ऑब्जेक्ट है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये कैसे समझेंगे? ये स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे समझेंगे? नाउन है इसलिए समझ लेंगे, या इसके बगल में लिखा हुआ इसलिए समझ लेंगे? तो चलिए सेंटेंस में लिख रहा हूं, हीना वीप्स लाउडली। अब बताइए, इसमें हीना तो सब्जेक्ट हो गया, यही काम कर रहे हैं, हीना काम कर रही है, कौन सा काम? रोने का काम कर रही है, या इसके बारे में हम लोग कुछ बोल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये वीप्स यहाँ पर वर्ब बन रहा है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं। और वर्ब के जस्ट बगल में जो वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है आप लोग के हिसाब से। तक बताइए, ये लाउडली ऑब्जेक्ट है, इट मींस वीप्स ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा क्या? ये वीप्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, या ये लाउडली ऑब्जेक्ट है? ये पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है? ये बात तो जाननी पड़ेगी ना कि लाउडली ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इसी की जानकारी होने के बाद ना आप कहोगे कि ये वीप्स जो है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जब इसके बारे में नहीं पता चलेगा तब तो अब सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगे। हाउ से नहीं, हाउ से लगाएंगे तो इसका तो तरीका हो जाएगा, इसका मेथड हो जाएगा कि हिना कैसे रोती है बिटरली, यही ना, या सॉबिंग करती है, सिसक के रोती है, इतने में होगा। अब ये सवाल क्रिएट होता है यहाँ पर कि यह पता कैसे करेंगे कि ये लाउडली ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, या किसी भी वर्ब के आगे कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या किसी वर्ब के आगे कुछ वर्ड जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है उस वर्ब का कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।